नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी प्रकार से बायस्ड होके नहीं बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी अभ्यर्थी के अहित हो इस तरह की कोई मंशा नहीं है। शुरुआत में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रमुख होने वाला है। अब तक हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के जितने भी वीडियो हैं, शायद उनमें से सबसे ज़्यादा ख़ास। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आयोग द्वारा की जा रही बहुत बड़ी-बड़ी चूक आप देखेंगे। यह चूक किसी एक विषय में नहीं है, लगभग सभी विषयों में अब देखी जा रही है। यह पहले नहीं था, यह बड़े विषयों की जब से शुरुआत हुई है, मैं खासकर बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात कर रहा हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो कभी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े ही नहीं हैं, वो कन्फ्यूज़ ना हो, ये वीडियो बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के संबंध में है, बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे चूक कब से हो रही है? सबसे बड़े विषय की शुरुआत हिंदी विषय से होती है। हिंदी विषय में भी चूक नज़र आई थी, लेकिन बीच में माननीय न्यायालय के कोर्ट केस आ गए थे और लंबी अवधि तक इसमें विराम लग गया था, इसलिए बहुत सारी चूक उसमें दब गई। लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है, उम्मीद थी कि इसमें पारदर्शिता होगी, इसमें बहुत हद तक चीज़ें स्पष्ट होंगी, जो पहले कुछ चूक नज़र आ रही थी, वो सब चीज़ें नहीं आएँगी। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा ब्लंडर अब देखा जा रहा है। हर विषय में, किसी एक विषय की बात नहीं, प्रत्येक विषय में। हो सकता है आने वाले विषय में आप अभ्यर्थी इसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एप्लीकेंट हो, आपको इंटरव्यू देना बाकी हो या आपकी विषय की अभी बारी आनी बाकी हो, आपके लिए भी ये बहुत विशेष वीडियो है। सबसे पहले हम एक-एक विषय की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ प्रत्येक विषय में चूक है इसलिए प्रत्येक विषय की बात करेंगे लेकिन एक-एक विषय की ओर चलते हैं। हम साइकोलॉजी की ओर ही पहले देख लेते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई हैं, लेकिन चूँकि मैं समग्र रूप से आयोग की चूक आपके समक्ष ले आ रहा हूँ और इसका क्या समाधान है, उस पे भी चर्चा करेंगे कि आयोग को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका समाधान क्या है? फैक्ट के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले किस विषय की ओर चलते हैं, हम थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं कुछ स्क्रीनशॉट। ये देखिए फ़ोटोग्राफ, आप किस विषय का देख रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो देखिए HIM लिखा हुआ है, 12/08/1984 यानी हिम लिखा हुआ है, इसके बाद 12/08/1984 लिखा हुआ है। इसके बाद PHI यानी ये फ़िलॉसफ़ी विषय के अभ्यर्थी का यूआईडी नंबर है। इसमें क्या कहा जा रहा है एलिजिबल अंडर ईडब्ल्यूएस क्यों? क्योंकि फ्रीडम फाइटर बेनिफिट्स विल बी नॉट अवॉर्डेड एज सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एलिजिबल किसके अंतर्गत किया जा रहा है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत। आप एक बार यूआईडी देख लें, हिम 12/08/1984 एलिजिबल अंडर ईडब्ल्यूएस क्योंकि फ्रीडम फाइटर बेनिफिट्स विल बी नॉट अवॉर्डेड। इनको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट की नहीं दी जा रही है कहीं ना कहीं मान्यता। इस वजह से इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला गया है। रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में इस अभ्यर्थी का आप देखिए इसका चयन फ्रीडम फाइटर में ही कर दिया जा रहा है। 11 नंबर के अभ्यर्थी आपने अभी-अभी देखा था। मैं सभी विषयों की चूँकि ये ऑलरेडी ये रिवील किया जा चुका है, लेकिन आज चूँकि समग्र विषयों की त्रुटि दिखा रहा हूँ और बहुत सारे अभी और ब्लंडर मिस्टेक है जो कि आपको देखना बाकी है। यहाँ पे देखिए वही अभ्यर्थी हैं हिम 12/08/1984 देख रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो डाला गया लेकिन देखिए फ्रीडम फाइटर में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए अलॉटेड कैटेगरी क्या है? फ्रीडम फाइटर, ठीक है? जबकि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविकता ये है चूँकि अभ्यर्थी डायरेक्ट पर्सनल मेरे भी कॉन्टैक्ट में हैं, इन्होंने कोर्ट केस भी किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इन्होंने कोर्ट केस भी किया है। किस चीज़ को लेकर के? इनकी माँग ये थी कि चूँकि ये मेरिट में देखिए 11वें नंबर पे आ रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी में देखिए न 40-45 लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है, 46 लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है और इस मेरिट में देखिए 11वें नंबर पे आ रहे हैं। तो चूँकि ये मेरिट में 11वें नंबर पे आ रहे हैं, तो इनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस या सेकंड प्रेफ़रेंस मिल जानी चाहिए। लेकिन इनको फर्स्ट या सेकंड प्रेफ़रेंस नहीं मिल रहा है। इनको सबसे आखिर का प्रेफ़रेंस मिल रहा है, जो कि बीआरएबीयू मुज़फ़्फ़रपुर है। जबकि इनको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाता, चूँकि इनके ऊपर में किसी को भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं मिला हुआ है। इनकी प्रेफ़रेंस भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर थी, सेकंड नंबर पे थी। जबकि इनको नहीं मिला हुआ है, क्यों नहीं मिला हुआ है? क्योंकि इनका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कर दिया गया है। जबकि अभ्यर्थी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का था ही नहीं, अभ्यर्थी ने फ्रीडम फाइटर के सर्टिफ़िकेट लगाए ही नहीं थे और अभ्यर्थी को फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में डाल दिया गया है। जबकि दूसरी ओर जब हम मैथमेटिक्स की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, आयोग के द्वारा मैथमेटिक्स की लिस्ट निकाली जाती है, तो यहाँ पे देखिए, ये 341 नंबर के अभ्यर्थी सीरियल नंबर में देखिए इनका यूआईडी क्या है? PUS 180
18/01/1976 इनका डेट ऑफ बर्थ है 18/01/1976 एमएटी यानी वे मैथमेटिक्स के हैं। इनके केस में क्या कहा जा रहा है, चूंकि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ ही संलग्न किया जाना था, अतः वर्तमान में प्रेषित कागजात अस्वीकृत। मतलब इन्होंने प्रमाण पत्र जो है नहीं लगाया था, इनको अस्वीकृत कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जबकि कुछ और चीजें लगाई थी, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र की जगह परिचय पत्र संलग्न है जो मान्य नहीं है। वास्तव में जो फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट बनते हैं, पहले आपका परिचय पत्र बनता है, इसके बाद प्रमाण पत्र बनता है। तो यहाँ पर तो अभ्यर्थी ने परिचय पत्र तक लगाया था, लेकिन आपने इसका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिया, इन्हें अस्वीकार कर दिया। और फिलोसफी विषय में आपने क्या किया, फिलोसफी विषय में भी यही चीज था, लेकिन यहाँ पे आपने फ्रीडम फाइटर इसको मान लिया, जबकि अभ्यर्थी ने फ्रीडम फाइटर का लगाया ही नहीं है। इवन यहां तक कि इस अभ्यर्थी ने आयोग में जाकर के कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुना। सचिव से मुलाकात करने की कोशिश की। कायदे से तो ये होना चाहिए कि आयोग को धीरे से इनको ये कहना चाहिए कि मानवीय त्रुटि बस इस तरह की चूक हो गई है और इस चूक को हटाया जा रहा है और आपको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हटा दिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इस अभ्यर्थी का फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में चयन नहीं करते हैं, तो एक सीट इनको खाली छोड़नी पड़ती। हो सकता है एक सीट जिस कैटेगरी में जो खाली छोड़ रहे थे, उसके जगह पर किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन इन्होंने किया होगा जो इनका अपना कोई अभ्यर्थी हो। यह भी तो प्रश्न उठ सकता है। आखिर ऐसा क्यों आपने किया? जबरदस्ती क्यों किसी को फ्रीडम फाइटर आपने बना दिया? चलिए, आगे इसी तरह हम बढ़ते हैं। चूंकि हम सभी विषयों का रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए एक बार इसकी भी पुनरावृत्ति करते रहें। आप फिलॉसफी साइकोलॉजी आपने फिलॉसफी विषय की चूक देखी, अब साइकोलॉजी विषय की चूक देखिए। साइकोलॉजी विषय में आप देखिए राम 01/01/1970 यानी राम 01/01/1970 इनको देखिए इनएलिजिबल किया गया प्रोविजनल लिस्ट में, बिकॉज नो नेट नो वेट। 5 पॉइंट सर्टिफिकेट भी इनके पास नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्लॉज। लेकिन इनको क्या किया गया, इनको भी देखिए एलिजिबल किया गया है और इनका भी रिजल्ट में नाम आया है। किस आधार पे भाई रिजल्ट में नाम आया है? हाँ, जब आपने इनएलिजिबल कर दिया था तो इस अभ्यर्थी का रिजल्ट में नाम कैसे आ गया? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चलिए हम देख लेते हैं, इनका नाम रिजल्ट लिस्ट में आप देख पाएंगे। हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो इन अभ्यर्थी का नाम, वैसे इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति की जा रही है सबकी, तो एक बार आपको इन सबका दिखा दे रहे हैं। देखिए 84 नंबर के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। 84 नंबर का जो रिजल्ट है, सेम यही यूआईडी था, राम 01/01/1970। आप देख पा रहे हैं 84 नंबर पे जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनका नाम है राम उदय सिंह। इनका देखिए सिलेक्शन हुआ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में, जबकि इन एलिजिबल था। ये कैसे हो गया? यही सब तो छोटी छोटी चूक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका चयन ही नहीं हो पाया है। उनका अपना मानना है कि उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया था और काउंटर साइन भी रजिस्ट्रार के द्वारा था, इसके बावजूद उनका चयन नहीं हो पाया है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, कुछ लोग ही नहीं, आर्ग्यूमेंट आयोग भी दे रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जब आयोग जाते हैं और अपने तर्क रखते हैं कि देखिए जी, मेरे सर्टिफिकेट पे तो काउंटर साइन भी था, मेरा स्कोर 86 बन रहा था, फिर कैसे मेरा साइकोलॉजी विषय में चयन नहीं हुआ, फिलॉसफी विषय में चयन नहीं हुआ, और भी जो जो विषय के रिजल्ट निकल चुके हैं उनमें चयन नहीं हुआ। तो आयोग ने क्या एक सिंपल सा तर्क दिया कि आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ड्यूरिंग पीएचडी है, इस वजह से आपका अस्वीकार किया गया है। ठीक है, क्योंकि काउंटर साइन देखिए, जैसे यहाँ पे आरटीआई अभ्यर्थी ने मांगा था, तो यहाँ पे इनको क्या कहा गया कि नॉट काउंटर साइन एज पर एडवर्टीजमेंट, नॉट काउंटर साइन बाय रजिस्ट्रार। लेकिन अभ्यर्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रार से भी सिग्नेचर है, इसके बावजूद भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं माना गया है। ठीक है, इनका तो अलग केस है, ये आरटीआई के द्वारा आयोग से मांगे हैं, तो इनका एक अलग केस है। ठीक है, इनका काउंटर साइन नहीं है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस अभ्यर्थी का एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग काउंटर साइन है, उनका तो एक्सपीरियंस स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या तर्क दिया कि आपकी एक्सपीरियंस जो है पीएचडी के दौरान होगी। चलिए हम एडवर्टीजमेंट क्लॉज की ओर देख लेते हैं कि इनका एडवर्टीजमेंट क्या कहता है। देखिए एडवर्टीजमेंट में जब आते हैं 5.4 पे, ठीक है, ये देखिए इनका विज्ञापन ही है, मैं कोई और चीज नहीं खोल रखा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग को ये लगे कि मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये इन्हीं का विज्ञापन है। इसमें जब हम क्लॉज नंबर 5.4 पे आते हैं, तो देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कह रखा है। क्या कहता है इनका एडवर्टीजमेंट क्लॉज? स्पष्ट रूप से देखिए कह रहा है कि शिक्षण पदों पर नियुक्ति के दावे हेतु पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
यानी इनका एडवर्टाइजमेंट क्लॉज भी कह रहा है कि पीएचडी के दरमियान अगर आपने अध्यापन अनुभव लिया है, शिक्षण अनुभव लिया है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे वाला क्या करे वह महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती के उद्देश्य के लिए शिक्षण अनुभव माना जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य आप किए हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और अवकाश आपने नहीं लिया है, ऐसी स्थिति में आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को माना जाएगा। तो जब अभ्यर्थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा के दे रहा है, इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि अभ्यर्थी पीएचडी के दरमियान वो अवकाश पे नहीं रहे हैं। उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने शिक्षण कार्य से लगे शिक्षा शैक्षणिक अपनी सेवा देते रहे हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट क्लॉज कह रहा है, कोई और चीज़ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट क्लॉज ही कह रहा है कि अगर अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य से के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा को सीधी भर्ती के उद्देश्य हेतु शिक्षण अनुभव माना जाएगा। तो भला बताइए, ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का क्यों नहीं टीचिंग एक्सपीरियंस आप मान्य कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत ब्लंडर है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। वैसे यह सब चीज़ें आरटीआई के माध्यम से पता चलेंगी। अभ्यर्थी द्वारा आरटीआई भी किया गया है। किन-किन अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है? फिलॉसफी के द्वारा किया गया है, साइकोलॉजी के द्वारा किया गया है और अन्य-अन्य विषय जिनका रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया है, साहित्य के द्वारा किया गया है। सबके द्वारा जो चयन जिनका नहीं हुआ, सबके द्वारा आरटीआई किया गया है। मज़ेदार बात ये है कि अभ्यर्थी आयोग में यह पूछने के लिए जाते हैं कि 30 दिन से तो अधिक अवधि हो गई, आपने आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं दिया। तो आयोग क्या कह रहा है कि अभी जो है जब तक जॉइनिंग नहीं हो जाती या फिर काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक हम आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। क्यों डर है आपको आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जॉइनिंग हो जाने के बाद अगर अभ्यर्थी अपनी माँगों को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के अगर न्याय का दरवाज़ा खटखटाता है, तो चूँकि इतनी देर हो गई रहेगी कि उस अभ्यर्थी को न्याय मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जॉइनिंग हो गई रहेगी। तो ऐसे केस में अगर उसके संग किसी तरह का पक्षपात हुआ रहेगा तो अभ्यर्थी को न्याय तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए ये आरटीआई को दबा के रख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी जब आयोग में गए तो आयोग के उप सचिव और सचिव द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आपको आरटीआई 10 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद। और जबकि शिक्षा विभाग में इनके लेटर जा चुके हैं, जिन-जिन विषयों के रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी को आप आरटीआई तब देंगे जब जॉइनिंग हो गई रहेगी, तब भला ऐसे में उनको क्या ही न्याय मिल पाएगा। यह सब मिस्टेक है। तो आपने जैसा कि देखा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी क्या कहा गया है, वैसे अभ्यर्थियों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा जिनका शिक्षण कार्य बिने लीव लिए हुए, बिने शिक्षण कार्य से विरक्त हुए अगर वो पीएचडी किए हैं। ठीक है? स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे चीज़ें कही जा रही हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और भी इनके कुछ-कुछ मिस्टेक देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा एक बात और है, यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट में एक चीज़ को यहाँ पे काउंटर नहीं किया। क्या चीज़? इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट के संबंध में एक 3 लेवल की कमिटी बनाई थी। उस कमिटी में इन्होंने ये कहा था कि रजिस्ट्रार का काउंटर साइन होना अति अनिवार्य है। अब ये बताइए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे रजिस्ट्रार होते ही नहीं हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रार होते ही नहीं, जैसे यूजीसी हुआ और भी बहुत सारे संस्थान हुए जहाँ पे आईसीएसएसआर हुआ, सीएसआईआर हुआ, तो वहाँ पे तो रजिस्ट्रार होते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे भला कौन उनके पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पे जिनको पोस्ट डॉक्टोरल पीडीएफ जिन्होंने कर रखा है, उनके एक्सपीरियंस को कैसे आयोग स्वीकार करेगा? उनके एक्सपीरियंस का क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे तो रजिस्ट्रार होते नहीं हैं। और ये आयोग के जो 3 लेवल की कमिटी बनी थी, उसमें ये चीज़ें कही जा रही हैं। कि देखिए आपको मैं रिवील कर देता हूँ यहाँ पे, वो भी चीज़ें स्पष्ट हैं। आपको आज सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। देखिए 3 लेवल की कमिटी है, बाद में इन लोगों के नियुक्ति प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तब 3 लेवल की कमिटी बनती है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि द कमिटी देयरफॉर रिज़ॉल्व द रिकमेंड दैट द एकेडमिक मार्क्स फॉर टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस शैल बी अवॉर्डेड एज़ पर द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट प्रोवाइडेड दैट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस इज़ काउंटर साइन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार के द्वारा काउंटर साइन होगा। अब इन्होंने एक नियम बना दिया, बस धड़ल्ले से केवल उसी नियम पे चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्यूअर थे जिन्होंने पर्सनल कॉल किया। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे, सऊदी अरब से थे, रसिया से थे, चाइना से थे, जापान से थे, ऐसे बहुत सारे। मुझे ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्यूअर विदेशों में भी हैं जो कि इस चैनल को देख रहे हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी ये है विदेश में, इसलिए इस चैनल को देख रहे हैं क्योंकि विदेश से उनका ये कहना है कि आयोग की वेबसाइट वहाँ से ओपन ही नहीं होती है। तो उनको जो भी सूचनाएँ मिल पाती हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से ही मिल पाती हैं।
तो उनको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिली कि उन बेचारों के तो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होंगे पोस्ट डॉक्टोरल, क्योंकि वहाँ पे तो रजिस्ट्रार होता नहीं है आईसीएसआर द्वारा, एनआईटी में नहीं होता, आईआईटी में नहीं होता, तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो वैसे इस तरह के अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के चिंतित हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके लिए भी कुछ उपाय हैं मेरे पास, जो कि आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा कि इसके लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या उपाय हैं। लेकिन और अन्य भी चीज़ें जो यहाँ पे रिवील की जानी बाकी है, उन सभी को मैं पहले रिवील कर देता हूँ। देखिए, आप सब में से बहुत सारे जो नए व्यूअर हैं, जो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आयोग द्वारा आरटीआई से कुछ चीज़ें माँगी गई थी हिंदी विषय के अभ्यर्थियों की। वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रकट हुई जिसकी वजह से ये पता चला कि देखिए नंबर कहाँ-कहाँ कट रहे हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थी तो अपना कैलकुलेशन ही कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कर रहे हैं। इस वजह से भी आपने कैलकुलेट कुछ और किया जबकि वास्तव में आपके एपीआई इंडेक्स कुछ और बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट आर्टिकल के आधार पे भी आपके नंबर काटे जा रहे हैं। ये आयोग के द्वारा जब आरटीआई प्राप्त हुआ तो देखिए इस अभ्यर्थी का रिसर्च पेपर इसलिए काट दिया गया क्योंकि इनके इनकम्प्लीट आर्टिकल थे, ठीक है? तो एक यह वजह रहेगी तब काटा जाएगा, ठीक है? और दूसरी भी देखिए कुछ जगह तो मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे न्याय ही किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए राजीव रंजन कुमार हैं, इनके संग तो बिल्कुल ही अनजस्टिस हुआ। अब इन अभ्यर्थी की जो देखिए 2 रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कटा हुआ है। एनआरसी और एनआर लिखा हुआ है मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड या नॉन रिकॉग्नाइज्ड। जबकि 3 जनरल यहाँ पे इनके कंसीडर किए गए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये 3 जनरल जो कंसीडर किए गए हैं, उन्हीं जनरल में से भी ये 2 जनरल थे। ये 2 जनरल कोई अलग जनरल नहीं थे। इन्हीं 2 जनरल में से वो जनरल थे। लेकिन इसको उन्होंने काउंट नहीं किया। इसके पीछे का आर्गुमेंट कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है या कोर्ट में भी ये कहा गया कि एपीआई इंडेक्स जो है, जो रिसर्च पेपर वगैरह, ये एक्सपर्ट मेंबर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पेपर क्वालिटी दे कैन रिड्यूस योर मार्क्स। मतलब अगर आपके पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो उस आधार पे नंबर काट सकते हैं, जबकि सेम जनरल के कंसीडर भी किए गए हैं। तो ये सब देखिए कहानी है जिस वजह से आपके नंबर कट गए होंगे, संभवतः इस वजह से भी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया होगा या फिर आपका चयन नहीं हो पाया होगा। तो देखिए चयन नहीं हो पाने की बहुत सारे वजह हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग हर स्तर पे कुछ न कुछ गलत ही कर रहा है। लेकिन हाँ, जिन अभ्यर्थियों का स्कोर 86 बन रहा है, जिनके पास हाइली एपीआई इंडेक्स है, जिनका एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद नहीं उनका सिलेक्शन हो पाना, ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ये संशय वाली बात है कि ये आखिर कैसे हो रहा है। और बाकी तो आपने देखा है कि बड़े-बड़े विषयों में जब से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे-कैसे इसमें लूप होल देखने को मिले हैं, कैसी-कैसी चूक देखने को मिली है। आने वाले समय में अगर अन्य भी इस तरह के कोई चूक होते हैं, तो आपको हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल प्रमुखता से वो चीज़ें दिखाएगा। अब आपके लिए सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल इसके लिए आपको क्या कर सकता है? तो देखिए आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि इसके लिए क्या मैं करूँ? चूँकि आप अकेले हैं, आपके संग अगर किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, तो आप इसके लिए कैसे अपनी आवाज़ को मुखर होकर के उठा सकते हैं? तो देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का एक बहुत लार्ज ग्रुप है। एक ग्रुप तो ऑलरेडी फुल हो चुका है चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिमिट होती है 1025 तो वो ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। एक दूसरा ग्रुप है जो कि अभी फुल नहीं हुआ है, तो आपको उस कमेंट सेक्शन में उस ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप सेकंड वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद अगर आपके संग किसी प्रकार का अगर आपको लग रहा है कि आयोग के द्वारा इनजस्टिस किया गया है या फिर किसी प्रकार का आपको लग रहा है कि अनैतिक आपके संग हो रहा है और आप किसी मुद्दे को लेकर के अगर माननीय न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक बार हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप में जो एडमिन है, उनसे आप एक बार पर्सनली मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करेंगे। उनसे आप अपनी समस्या बताएँगे कि इस मैटर को लेकर के हम आगे मुखर होकर के आगे जाना चाह रहे हैं। इसके बाद आप ग्रुप में पोल सर्वे कर लेंगे। पोल सर्वे के आधार पे अगर आपके जो-जो समर्थन देने वाले होंगे, जो आपके मुद्दे को लेकर के आगे जाना चाह रहे होंगे, आप उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसके माध्यम से आप अपनी मुहिम को खड़ा करके आप अपने जो भी मैटर है उसको रेज़ कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो यह हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल कर सकता है कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकता है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ को मुखर होकर के उठा सकते हैं।
बाकी आने वाले समय में जो-जो चूक नज़र आएगी, आपके समक्ष वो सब चीज़ें दिखाई जाती रहेगी। ये अगर आपका ये है कि आगे आने वाले विषयों में अब क्या होगा या फिर क्या नियुक्ति प्रक्रिया सुस्त हो गई है, तो जी नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया सुस्त नहीं हुई है। जैसे इसकी गतिविधि बहुत तेज़ी से चल रही थी, वैसे ही तेज़ी से चल रही है। आने वाले समय में देखा जाए तो 6 तारीख को ही अभी उर्दू विषय का साक्षात्कार होने वाला है। और ऐसे ही आने वाले समय में अन्य विषय जैसे अभी क्यू में संभवतः आने वाले समय इकोनॉमिक्स विषय का अब नेक्स्ट साक्षात्कार देखने को मिले। फिज़िक्स का भी होना बाकी है, मैथमेटिक्स का होना बाकी है। तो धीरे-धीरे करके जो इनकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो अक्टूबर-नवंबर तक लगभग सभी विषयों के साक्षात्कार और रिज़ल्ट की जो भी चयन प्रक्रिया है वो संपूर्ण और समाप्त हो जाएगी। रही बात चयन की, जॉइनिंग की, तो नो डाउट हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा या फिर आपके द्वारा जो ग्रुप है उसके माध्यम से आपको सभी सूचनाएँ समय पे उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। मैथिली विषय के अभ्यर्थी अपने विषय को लेकर के चिंतित हैं, तो उनके लिए एक शुभ सूचना ये है कि उनका हर्डल दूर हो चुका है। न्यायालय द्वारा आपके विषय में जो रोक लगी हुई थी, अब उस रोक को हटा लिया गया है। एक अभ्यर्थी की वहाँ पर भी रिज़ल्ट को रोक करके जैसे फ़िलॉसफ़ी में आपने देखा था कि एक सीट वहाँ पे रोक करके बाकी रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक मैथिली विषय में भी आने वाले समय में एक सीट को रोक करके रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मैथिली विषय का हर्डल दूर हो चुका है। बाकी जॉइनिंग की बात रही तो जल्द ही ये उम्मीद है जुलाई माह के अंत होते-होते साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी और 1-2 और विषय हैं जिनकी जॉइनिंग जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है। फाइनली आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।